आज मैं लेकर आया हूं ये एक टार्च और इसके साथ ये दो पोलराइजिंग फिल्टर्स। इस टार्च और इन पोलराइजिंग फिल्टर्स की मदद से आज हम समझेंगे मेलस लॉ, जो कि 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। मेलस लॉ को पढ़ने से पहले आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। इससे पहले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके साथ साथ पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन और ब्रूस्टर लॉ। तो अगर वो वाले लेक्चर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ को समझने के लिए यहां पर इस टार्च को इस स्टैंड के साथ अटैच कर दिया है, इसको भी मैं टर्न ऑन करता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाली टार्च टर्न ऑन हो चुकी है और ये अनपोलराइज्ड लाइट प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं एक पोलराइजिंग फिल्टर इसके आगे प्लेस करूंगा तो यहां पर अब जो लाइट मिल रही है दिस इज पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बता चुका हूं कि लाइट को पोलराइज करने का जो सबसे सिंपल मेथड है दैट इज पासिंग द लाइट थ्रू अ पोलराइड और पोलराइजिंग फिल्टर। तो हमने इसको एक पोलराइजिंग फिल्टर में से पास करवाकर पोलराइज कर दिया है। अब अगर इसके आगे मैं एक एनालाइजर प्लेस करता हूं और एनालाइजर इस तरीके से प्लेस करता हूं कि एनालाइजर का जो एक्सिस है और पोलराइजर का जो एक्सिस है वो दोनों आपस में पैरेलल है, लेकिन जैसे जैसे मैं एनालाइजर को यहां पर रोटेट करूंगा तो यहां पर आपको वो लाइट डिमिनिश होती हुई नजर आ रही है, उसकी इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आखिर ये इंटेंसिटी कितनी कम हुई है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन हमें मेलस सर ने प्रोवाइड किया था और उन्होंने इसके बारे में एक लॉ दिया था जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, द इंटेंसिटी आई ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर। देखो यहां पर जब मैं इस लाइट के आगे फर्स्ट पोलराइजर प्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। यहां पर मुझे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, लेकिन मेलस सर ने क्या कहा था, आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर, कि यहां पर ये लाइट पोलराइज हो चुकी है। अब मैं एनालाइजर को प्लेस करूंगा इसको डिटेक्ट करने के लिए। अब एनालाइजर में से जो लाइट पास करके बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। देखो यहां पर जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पोलराइजर फिक्स है, एनालाइजर को मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, इंटेंसिटी चेंज हो रही है। ये जो इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल। कौन सा एंगल, जब मैंने इनको रोटेट किया है तो यहां पर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना, अगर इसका हम cos स्क्वायर ले लें, यानी स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दी ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, यानी इस पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है इंटेंसिटी उसके cos स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि मेलस सर ने क्या कहा था। मेलस सर ने एक्चुअली कहा यह था कि जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक एनालाइजर में से पास करती है तो वहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। देखो एनालाइजर को मैंने रोटेट किया, यहां पर इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल तो बना है, तो उसी एंगल का अगर हम ये कर लें cos स्क्वायर ऑफ दैट एंगल, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। इन शॉर्ट मेलस सर कहना ये चाहते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos स्क्वायर थीटा के, यानी कि इंटेंसिटी जो कि हमें पोलराइज्ड लाइट की एनालाइजर में से पास होने के बाद मिली है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। यहां पर मैं रोटेट कर रहा हूं, एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो यहां पर हमने इसी डायग्राम को ड्रा कर दिया है। अब इसी सेटअप को इस डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। यहां पर इस डायग्राम में हमने ये अनपोलराइज्ड लाइट को शो किया है। अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस
किसी स्पेसिफिक प्लेन में कन्फाइन नहीं होती, बल्कि वो रेंडमली वाइब्रेट करती रहती है, क्योंकि लाइट क्या होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रेंडमली ओरिएंटेड रहेंगी, यानी रेंडमली वाइब्रेट करती रहेंगी, तो ऐसी लाइट को हम क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहां पर हमने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट डायरेक्शंस को शो किया है। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा, अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट कहां पर जा रही है, ये इस फिल्टर में से पास हो रही है, एंड दिस फिल्टर इज पोलराइजर, यानी कि ये पोलराइड है जो कि लाइट को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो इसको मैं कह देता हूं इनिशियल पोलराइजर, इनिशियल पोलराइजर। जब ये अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर में से पास करेगी तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो यहां पर आप जस्ट ये वाला वेक्टर कंसीडर कीजिए, ये वाला जो वेक्टर है इस तरीके से, ये व्हाइट वाले को फिलहाल छोड़ दीजिए, आप इस तरह वाला वेक्टर कंसीडर कीजिए, यानी कि यहां पर जस्ट ये वाला ई वेक्टर क्या कर रहा था, इसके एक्सिस के साथ अलाइन कर रहा था, ये इसमें से पास कर गया, बाकी सारे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, क्योंकि वो इसके एक्सिस के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे। तो यहां पर ये जो पास हुआ है, दिस इज बेसिकली पोलराइज्ड लाइट। तो मैं लिख देता हूं पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट विद इंटेंसिटी आई नॉट, विद इंटेंसिटी आई नॉट, यानी कि यहां पर में जो पोलराइज्ड लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। यहां पर कोई और इंटेंसिटी होगी जब पोलराइजर में से लाइट पास की है, इस पोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट इज आई नॉट। अब यहां पर इस पोलराइज्ड लाइट के आगे हमने एक एनालाइजर प्लेस कर दिया, दिस इज एनालाइजर, और इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है। देखो इसकी पोजीशन ये है, इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, यानी कि इसके एक्सिस और इसके एक्सिस के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, लेट्स से वो एंगल थीटा बन रहा है। अब ये पोलराइज्ड लाइट जब इस एनालाइजर में से पास करेगी तो ये सारी की सारी तो नहीं पास हो पाएगी। देखो ये लाइट हमें मिली थी, ये अब इसमें से सारी की सारी पास नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, यानी कुछ थीटा बन रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ लाइट पास करेगी। कितनी लाइट पास करेगी वो यहां पर रिप्रेजेंट कर दी गई है, यानी ये वाला जो वेक्टर है ये सारे का सारा पास नहीं करेगा, बल्कि इसका कुछ कंपोनेंट पास करेगा जो कि इस एनालाइजर के एक्सिस के साथ पैरेलल में होगा। ये जो वेक्टर है ना, ये इसका कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या करेगा, इसमें से पास कर जाएगा, क्योंकि ये इसके एक्सिस के साथ पैरेलल में आ रहा है और पास होके हमें यहां पर मिल जाएगा। मेलस सर ने हमें ये बताया था कि यहां पर ये वाली जो लाइट मिली है इसकी इंटेंसिटी कितनी है। इसको मैं एनालाइजर कह देता हूं, दिस इज एनालाइजर। यहां पर अगर आप इस पोलराइजर को ऑब्जर्व करें तो इसका एक्सिस कुछ इस तरीके से है और एनालाइजर का एक्सिस कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने एनालाइजर को थोड़ा सा रोटेट करके रखा हुआ है। तो यहां पर अगर एनालाइजर पे हम पोलराइजर का एक्सिस ड्रा करें, पोलराइजर का एक्सिस कुछ इस तरीके से था और एनालाइजर का एक्सिस कैसा है, वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर जो एंगल बन रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इसको मैं यहां पर थीटा कह देता हूं। ये नीट वर्क है, ये आपने डायग्राम में बनाना है साथ के साथ। तो यही वाला एंगल यहां पर भी बन रहा है, दिस इज आल्सो थीटा, और यहां पर ये हमें क्या मिल रही थी, लाइट, जो कि एनालाइजर से पास होने के बाद मिली है। अब इसकी इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, cos स्क्वायर ऑफ दिस थीटा, यानी इस थीटा के cos स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यही बात मेलस सर ने लॉ में की थी। यहां पर हम इसके बारे में भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो पोलराइज्ड लाइट मिली थी उसको तो हमने यहां पर इससे रिप्रेजेंट कर दिया था। ये पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये क्या था, ये बेसिकली इसका कंपोनेंट था। कौन सा कंपोनेंट, जो कि इस एनालाइजर के एक्सिस के साथ पैरेलल में था। तो इसके नीचे मैं यही बात लिख देता हूं, कंपोनेंट ऑफ पोलराइज्ड लाइट, कंपोनेंट ऑफ polarized light parallel to the axis of analyzer। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि इस डायग्राम में हमने क्या क्या रिप्रेजेंट किया है। इसको आपने जरूर लिखना है कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो कि पैरेलल है एनालाइजर के एक्सिस के साथ। यहां पर अब अगर हम मेलस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। मेलस सर ने हमें यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके बारे में बताया था। तो लेट्स से यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी है दैट इज आई। अब ये आई कितनी है, मेलस सर ने क्या कहा था, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर थीटा। यहां पर पहले मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं। द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। यही बात की थी मेलस सर ने।
यहां पर अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हम इक्वल का साइन लेकर आए तो साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लेट से वो कांस्टेंट कितना है, i इज इक्वल टू आई नॉट, वो कांस्टेंट आई नॉट है और cos स्क्वायर थीटा साथ इसी तरीके से आ जाएगा। यहां पर मैं और r लिख देता हूं। अब ये आई नॉट क्या है, आई नॉट इस लाइट की इंटेंसिटी थी जो कि इंसिडेंट किया हमने एनालाइजर पे, और आई ये वाली इंटेंसिटी थी जो कि हमें एनालाइजर से पास होने के बाद मिली है। जो लाइट हमने एनालाइजर को भेजी थी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, जो एनालाइजर में से निकलकर हमें मिली है दैट इज आई। तो ये आई किसके इक्वल आया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमने लिखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, वेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट, यानी जो कि हमने एनालाइजर पर इंसिडेंट की थी। Malus law gives a mathematical relation between the intensity of light incident on the first polaroid and the intensity of light obtained after passing through the second polaroid, that is the analyzer। यानी कि हमें I और I नॉट के दरमियान रिलेशन प्रोवाइड करता है जो कि हमने यहां पर अभी डिस्कस की थी, दिस इज I नॉट एंड दिस इज I, यानी कि I और I नॉट के दरमियान हमें क्या करता है, रिलेशन प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं रोल ऑफ एनालाइजर, यानी कि एनालाइजर का बेसिकली यहां पर रोल क्या था। तो अभी तक आपके ज़हन में कुछ ना कुछ थिंकिंग तो बिल्ड हो ही गई होगी कि एनालाइजर का क्या रोल है। एनालाइजर से बेसिकली हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या लाइट पोलराइज हुई है या फिर नहीं हुई, और जब एनालाइजर को हम पोलराइज लाइट के सामने रखकर रोटेट करते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो डिमिनिश होने लगती है, यानी कि जो लाइट है वो एक्सटिंग्विश होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की बात लिखेंगे। An analyzer is also a polarizer that is positioned after the initial polarizer, यानी कि एनालाइजर भी बेसिकली एक पोलराइजर ही होता है जिसको हम फर्स्ट पोलराइजर के आगे प्लेस करते हैं। जैसे यहां पर ये पोलराइजर था, ये एनालाइजर था, ये भी पोलराइजर है, ये भी पोलराइजर है दोनों पोलराइजर ही, लेकिन एक लाइट को पोलराइज कर रहा है और दूसरे से हम उस पोलराइज लाइट को एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको एनालाइजर का नाम दिया। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, एन एनालाइजर इज आल्सो पोलराइजर दैट इज पोजीशनड आफ्टर द इनिशियल पोलराइजर, यानी जिसको हम इनिशियल पोलराइजर के आगे प्लेस करते हैं। रोटेशन ऑफ एनालाइजर इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो आपको इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहां पर पहले एक पोलराइजर इसमें प्रेजेंट है, एक एनालाइजर हमने यहां पर लगाया, इसको जब रोटेट किया तो हमें इंटेंसिटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो यही बात की है कि जो ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को इफेक्ट करता है अगर इसको रोटेट करेंगे। इट इज यूज्ड टू फर्दर रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इसके जरिए आप लाइट की इंटेंसिटी को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं और ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि सारी की सारी लाइट ब्लॉक हो जाए। जब यहां पर था तो आपको सारी इंटेंसिटी मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमने इसको रोटेट किया इंटेंसिटी कम होती गई। अब जितनी इंटेंसिटी पर आप इसको रखना चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं। तो यही बात की है कि इट इज यूज्ड टू फर्दर रिड्यूस, यानी इससे आप इंटेंसिटी को फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं। एंड आल्सो टू एडजस्ट बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ द एनालाइजर रिलेटिव टू द पोलराइजर, यानी एनालाइजर और पोलराइजर के दरमियान एंगल को एडजस्ट करके। अब ये पोलराइजर प्रेजेंट है, अब मैं एनालाइजर को रोटेट करूंगा, यहां पर पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा और उस एंगल के चेंज होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी इफेक्ट हो रही है। मेलिस सर ने भी यही कहा था, I इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा पर डिपेंड कर रहा था, यानी जब थीटा आप चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, एडजस्ट होगी। यहां तक आपको मेलिस लॉ की बेसिक स्टेटमेंट समझ आ चुकी है और इसके साथ साथ आपको यह भी मालूम हो चुका है कि मेलिस सर ने क्या कहा था। अब हम चलते हैं पोलराइजिंग मटेरियल्स की तरफ। आपकी बुक में कुछ पोलराइजिंग मटेरियल्स का जिक्र किया गया है जिनके जरिए हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं? मटेरियल्स सच एज टर्मोलिन एंड किल्साइट क्रिस्टल्स, ये कुछ क्रिस्टल्स के नाम है। किल्साइट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स में बता चुका हूं और इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। ये जो कुछ मटेरियल्स हैं इनके जरिए हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। अगर पोलराइज कर सकते हैं तो इनको क्या कहेंगे, पोलराइजर्स कहेंगे या फिर पोलराइड्स कहेंगे। तो यहां पर इसी तरह से लिखा है, नोन एज पोलराइड्स कैन रिस्ट्रिक्ट लाइट वेव वाइब्रेशंस टू अ सिंगल प्लेन ड्यू टू देयर हाईली डायरेक्शनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। देखो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो हाईली डायरेक्शनल होता है, जिसकी वजह से ये लाइट में जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनकी वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। क्योंकि पोलराइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस हैं उनको सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो यहां पर जब लाइट को इस तरह के मटेरियल्स में से पास करवाया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस को सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल्स लाइट को प्लेन पोलराइज कर देते हैं।
पोलराइजेशन आल्सो अकर्स नेचुरली थ्रू प्रोसेसेस लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रूस्टर्स लॉ में कि रिफ्लेक्शन के जरिए भी हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे आप एनालाइजर को रोटेट करेंगे तो वहां पर आपको इंटेंसिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने यही लगाई है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद रोटेशन। रोटेटिंग ए पोलराइड इन द पाथ ऑफ पोलराइज्ड शीट causes the variation in the intensity of transmitted light। जैसे यहां पर इस स्क्रीन में से जो लाइट निकल रही है ये पोलराइज्ड लाइट है क्योंकि इस पर एक पोलराइड फिक्स्ड है। अब जब मैं दूसरा पोलराइजर इसके सामने रखूंगा तो ये एज ए एनालाइजर बिहेव करेगा। इसके जरिए मैं एनालाइज कर सकता हूं कि यहां से जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे इसको रोटेट करूंगा। जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इंटेंसिटी चेंज हो रही है। यहां पर यही बात की है कि अगर आप एक पोलराइड को इन दी पाथ ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्लेस करेंगे और जब उसको रोटेट करेंगे तो वहां पर आपको वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट देखने को मिलेगी। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द चेंजिंग एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ इनिशियल पोलराइजर एंड द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइजर। जैसे कि मेलिस सर ने कहा था कि जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप एक एनालाइजर से ऑब्जर्व करेंगे तो एनालाइजर से आपको जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, I is equal to I naught cos square थीटा, यानी एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर डिपेंड करेगी। तो यहां पर भी हमने यही बात लिखी है कि जो इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रही है ये किस वजह से है, ड्यू टू द चेंजिंग एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ इनिशियल पोलराइजर एंड द एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि एनालाइजर को रोटेट करने से लाइट की इंटेंसिटी कैसे वेरी होती है। इसी आर्टिकल में अब हमने नेक्स्ट देखना है रेजोल्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो बच्चों, वेव की हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। जब लाइट भी एक वेव है तो जो इस एनालाइजर में से गुजरने के बाद हमें लाइट मिली है उसकी इंटेंसिटी की बात तो हमने कर ली है, लेकिन इस वेव का कोई ना कोई एम्पलीट्यूड भी तो होगा। तो यहां पर जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक एनालाइजर में से पास करेगी तो वहां पर उसके एम्पलीट्यूड में किस तरीके की चेंजेस आएंगी, उनको डिस्कस करने के लिए हमें एम्पलीट्यूड को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते थे ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसी तरीके से यहां पर हमने एम्पलीट्यूड को रिजॉल्व करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो इसी की हमने हेडिंग लगाई है रेजोल्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड। फिर से उसी डायग्राम पर चलते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हमने ये वाली जो लाइन मार्क की थी ये क्या शो कर रही थी कि पोलराइजर का एक्सिस ये है। देखो पोलराइजर का एक्सिस ये है, उसको हमने एनालाइजर पे यहां पर मार्क किया। फिर पोलराइजर के एक्सिस के रिस्पेक्ट से एनालाइजर का एक्सिस क्या था, एनालाइजर का एक्सिस ये है। सारी लाइंस आपको इस पैटर्न पे नजर आ रही है। तो पोलराइजर के एक्सिस और एनालाइजर के एक्सिस के दरमियान एक एंगल बन रहा था थीटा। तो यहां पर हमने यही कहा है कि लेट्स से ये पोलराइजर का एक्सिस है और ये एनालाइजर का एक्सिस है, यानी ये वाली जो लाइन है ये पोलराइजर के एक्सिस को शो कर रही है, जबकि ये वाली जो लाइन है ये एनालाइजर के एक्सिस को शो कर रही है। तो इसको मैं कह देता हूं प्लेन ऑफ पोलराइजर। क्या कह दूंगा बच्चों, प्लेन ऑफ पोलराइजर, यानी कि ये पोलराइजर की प्लेन है और इसके साथ साथ जो एनालाइजर है उसकी प्लेन ये वाली होगी। तो प्लेन ऑफ एनालाइजर, यानी कि उसकी ओरिएंटेशन को जस्ट शो करने के लिए हमने ये वाला वेक्टर ड्रा किया है, प्लेन ऑफ एनालाइजर। इसको मैं लिख देता हूं एनालाइजर। अब यहां पर बच्चों प्लेन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान ये जो एंगल बन रहा था थीटा, क्योंकि देखो ये इस तरीके से ओरिएंटेड था पोलराइजर और एनालाइजर इस तरीके से ओरिएंटेड है। इन दोनों के एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो सिमिलरली यहां पर इन दोनों के दरमियान भी जो एंगल बनेगा दैट वुड आल्सो बी थीटा। तो यहां पर मैं इसको थीटा लिख देता हूं। अब सपोज कर लो कि ये जो वेक्टर है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको मैं ए नॉट कह देता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो पहले लाइट किस में से गुजरी थी, पोलराइजर में से गुजरी थी, उसके बाद एनालाइजर में से गुजरी थी। पोलराइजर में से गुजरने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी थी, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसने आगे एनालाइजर में से पास करना है उसके एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज ए नॉट। तो हमने यहां पर ये लिखा है व्हेन द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि ये पोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड है जो पोलराइजर में से गुजर चुकी थी और एनालाइजर में से भी गुजरना था, उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, मीट्स द एनालाइजर एट एन एंगल थीटा, यानी कि वो कितने एंगल पर एनालाइजर को मीट करती है, एंगल थीटा पर। तो यहां पर ये जो ए नॉट है इसको हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे बच्चों, हमने ऑलरेडी
चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है कि लेट्स से ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। पिंक कलर से मैं जो कुछ भी करूंगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा। यहां पर ये क्या है, एक्स एक्सिस, लेट से इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस कह देता हूं। इसको जब हमने रिजॉल्व करना होता था तो एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉप करते थे, एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉप करते थे, और यहां पर कहते थे कि एंगल कितना है, थीटा। अब अगर इसको हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो इस कंपोनेंट को हम क्या कहते थे, ए एक्स, और इसको ए वाई, और ए एक्स किसके इक्वल होता था, ए कॉस थीटा के, और ए वाई किसके इक्वल होता था, ए साइन थीटा के। सेकंड चैप्टर मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया हुआ है कि इनको आपने किस तरीके से रिजॉल्व करना है, प्रॉपर्ली प्रूव करके दिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर। अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए, क्योंकि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको क्लास 11 में ये आना चाहिए। यहां पर बच्चों थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा, देखो ये वेक्टर है, यहां पे थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, cos थीटा वाला होगा। यानी ए वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बना रहा होगा वो कौन सा होगा, ए cos थीटा। तो यहां पर इस लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है इट इज ए cos थीटा। यहां पर हमारे पास वेक्टर क्या है, ए नॉट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि ए नॉट वेक्टर जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है उस लाइन के अलॉन्ग ए नॉट वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा डेट वुड बी ए नॉट cos थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट cos थीटा। और जो ए नॉट cos थीटा के परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहां पर ए cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या है, ए sin थीटा, इसी तरह से ए नॉट cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा, ए नॉट sin थीटा। तो यहां पर फिर हम लिख देते हैं ए नॉट sin थीटा। ये वाला जस्ट रफ वर्क था जो कि मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब यहां पर हमने यही वाली कहानी भी उठाकर लिखी है, when the incident polarized light of amplitude a naught meet the analyzer at an angle theta, थीटा एंगल बनेगा, फिर क्या होगा, it is resolved into two components, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, a naught cos थीटा और a naught sin थीटा। यानी एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। the analyzer absorbs the a naught sin थीटा। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये जो a naught sin थीटा वाला कंपोनेंट है, ये अगर हम यहां पर भी ड्रा करें तो ये कुछ इस जगह पर आएगा, ऐसे आएगा। तो वो वाला कंपोनेंट तो टोटली ब्लॉक हो जाएगा, वो नहीं पास हो पाएगा, यानी एनालाइजर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये यहां पर हमने शो किया है और इसको क्या कहा है, ए नॉट cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या कर जाएगा, एनालाइजर में से पास कर जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर यही बात की है, ये वाला कंपोनेंट एनालाइजर में से पास कर जाएगा। तो यहां पर भी एनालाइजर में से फिर कौन सा कंपोनेंट पास करेगा, ए नॉट cos थीटा वाला। तो हमने यही कहा है, ओनली ए नॉट cos थीटा passes through the analyzer, so the amplitude a of the transmitted light is। तो यहां पर फिर ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू, देखो ए नॉट साइन थीटा तो एब्जॉर्ब हो चुका है, वो नहीं पास होगा, ए नॉट cos थीटा पास हुआ है, तो यहां पर फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहां तक आपको मालूम हो चुका है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है, यानी कि पोलराइज्ड लाइट जब एनालाइजर में से पास हुई है तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा डेट वुड बी ए नॉट cos थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट ब्लॉक हो चुका है, ये वाला कंपोनेंट पास कर चुका है। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ इंटेंसिटी रिलेशनशिप। जो भी हमने पढ़ा था ना रिलेशन, I इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 7 में, इंटेंसिटी ऑफ वेव I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम I इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा को भी निकाल सकते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वहां पर प्रॉपर्ली मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शॉर्ट क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से। तो यहां पर बच्चों इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इस तरह होगा, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके हम इक्वल लेकर आते हैं तो साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट हमने लगाया है के लगाकर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दी है। यहां पर अब अगर के को हम 1 कर दें, वेयर के इज इक्वल टू 1 वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, वेयर के इज इक्वल टू 1 कमा वी कैन राइट, तो क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ये जो कांस्टेंट है ना के, ये एक्सपेरिमेंटली 1 के इक्वल आता है, तो यहां पर थ्योरी में हम डायरेक्टली इसको 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। अभी हमने a पढ़ा है किसकी इक्वल है, ए नॉट cos थीटा के, तो इसी a की वैल्यू को उठाकर हम वहां पे पुट कर देते हैं
इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 I इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू थी? ए नॉट कास थीटा, तो क्या लिखेंगे? ए नॉट कास थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा। यहां पर दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चों, हमने कहा था I एक स्क्वायर के इक्वल है, यानी I किसकी इक्वल है? ए स्क्वायर की इक्वल है। अगर I ए स्क्वायर की इक्वल है तो फिर यहां पर जो I नॉट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए नॉट स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए कौन सा एम्पलीट्यूड था जो कि हमें एनालाइजर में से लाइट पास होने के बाद मिला है, और I कौन सी इंटेंसिटी थी? उस लाइट की जो कि एनालाइजर में से पास होने के बाद मिली है। अगर हम पोलराइज लाइट की बात करेंगे, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I नॉट थी और उसका जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था? ए नॉट। तो जिस तरह I ए स्क्वायर के इक्वल है, इसी तरीके से I नॉट ए नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब है कि जो ए नॉट स्क्वायर है इसको हम I नॉट के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सिंस ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट कॉमा सो, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा? I इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर की जगह पर I नॉट लिख दीजिए, I इज इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। Here I naught is the intensity of incident polarized light, यानी उस लाइट की इंटेंसिटी जो कि हमने एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाई थी, इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट। यहां पर बच्चों ये जो रिलेशन है I इज इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली क्या बताता है? I और I नॉट के दरमियान हमें रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी इंसिडेंट लाइट और ऑब्टेन लाइट यानी ट्रांसमिटेड लाइट के दरमियान हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर किस वक्त ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किस वक्त मिनिमम होगी? देखो, अगर थीटा को हम वेरी करें, थीटा को 0 करें, थीटा को 90 करें, थीटा को 180 करें, इस तरीके से हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि फिजिक्स में जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं जिनमें कास थीटा और साइन थीटा होता है, उनका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से थीटा की वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पर मैक्सिमम का मतलब क्या होगा कि I इज इक्वल टू I नॉट आ जाएगा। कास की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर पहले हम थीटा को ऐसे पुट करेंगे ताकि आंसर हमारे पास 1 आ जाए, फिर थीटा को हम ऐसे पुट करेंगे ताकि आंसर 0 आ जाए, यानी कि कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे? थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे, यानी पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का एक्सिस पैरेलल होगा, थीटा 0 बनेगा, और उसके बाद थीटा को 90 पुट करेंगे, यानी पोलराइजर का एक्सिस और एनालाइजर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो उस केस में हमारे पास इंटेंसिटी कितनी होगी? यहां पर हेडिंग लगा दी है एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ एंगल थीटा। एक मर्तबा एंगल थीटा को 0 लेंगे, एक मर्तबा 90 डिग्री लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। देयर आर 2 एक्सट्रीम कंडीशंस फॉर थीटा गिवन बाय द इक्वेशन। तो यहां पर कंडीशन 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा तो उस केस में क्या होगा? देन I इज इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसी तरीके से लिखूंगा, देन I इज इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर 0। अब कास 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू I नॉट, क्योंकि कास स्क्वायर 0 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो यहां पर मैं सिंस करके लिख देता हूं कास 0 इज इक्वल टू 1, यानी कास 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस मीन्स द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर इज इक्वल टू द इनिशियल लाइट इंटेंसिटी दैट पास थ्रू द पोलराइजर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्क्रीन के ऊपर भी एक पोलराइजर फिक्स्ड है, अगर मैं एक दूसरा पोलराइजर यहां पर लेके आऊंगा तो ये एज ए एनालाइजर बिहेव करेगा। अब यहां पर मैंने इस एनालाइजर को रखा है, अभी जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको सब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसका पोलराइजेशन एक्सिस भी ये है और इसका भी एक्सिस ये है, दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है, एंगल 0 बन रहा है। तो मेलेस सर ने भी यही कहा था कि अगर एंगल 0 बनेगा तो वहां पर आपको वही इंटेंसिटी मिलेगी जो कि आ रही है। अब देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, कंडीशन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कमा देन, तो इस केस में क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I नॉट कास स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा, कास स्क्वायर 90 डिग्री।
दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू I नॉट। cos 90 किसके इक्वल होता है बच्चों? 0 के इक्वल होता है। तो यहां पर इसका मतलब है मुझे इसको 0 लिखना पड़ेगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 0, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो वहां पर आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी जो आप एनालाइजर में से ऑब्जर्व करेंगे, दैट वुड बी 0। दिस मींस द लाइट इज एक्सटिंग्विश्ड कंप्लीटली, यानी लाइट कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो गई है। नो लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द एनालाइजर। पहले हमने ऐसे रखा हुआ था, पोलराइजर का एक्सिस एनालाइजर का एक्सिस दोनों पैरेलल थे, लेकिन अब हमने क्या किया? 90 डिग्री किया है। तो बच्चों यहां पर 90 डिग्री करके देखते हैं। ये देखो यहां पर 90 डिग्री है। अब क्या आपको स्क्रीन में से कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना दिखाई पड़ रहा। तो मेलस सर ने भी यही कहा था कि अगर पोलराइजर का एक्सिस और एनालाइजर का एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर वाकई समझ आ चुका है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम आगे चल सके। अब आगे हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। तो चलिए उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन को, और उसके बाद स्टडी करेंगे 2 मेन एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट तरीके से रोल है, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स में। ऑप्टिक्स में तो वाकई इसकी इंपॉर्टेंस है, तभी तो आप फिजिकल ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ऑप्टिक्स बेसिकली डील करती है कि लाइट किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और ये जो फोटोनिक्स है ना, ये इसके साथ डील करती है कि लाइट किस तरीके से यूज करके फर्दर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स है, वहां पर लाइट को यूज करके कम्युनिकेशन की जाती है, यानी कि लाइट को फर्दर यूज करके डिफरेंट यूजफुल टेक्नोलॉजी बनाना, उस सब को हम फोटोनिक्स में स्टडी करते हैं। यानी कि ऑप्टिक्स बेसिक्स है, और जो फोटोनिक्स है ये बेसिकली अप्लाइड ऑप्टिक्स है, यानी कि ऑप्टिक्स को यूज करके हम फर्दर किस तरीके से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो पोलराइजेशन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग पोलराइज्ड सनग्लासेस, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, एलसीडीज। अब ये एलसीडीज किस में आती हैं? फोटोनिक्स में आती हैं, बिकॉज फोटोनिक्स इज अप्लाइड ऑप्टिक्स। तो यहां पर नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में लेजर्स भी आ जाती हैं, और इसके साथ साथ फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। तो ये सारे का सारा किसके अंडर आता है? फोटोनिक्स में। ऑप्टिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं लाइट किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और इसके साथ साथ लाइट मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। और जो फोटोनिक्स है ना, इट इज अप्लाइड ऑप्टिक्स, यानी उस लाइट को यूज करके फर्दर टेक्नोलॉजी किस तरीके से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी। इमेजिंग और माइक्रोस्कोपी में पोलराइजर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। कैमरा में पोलराइजर यूज होता है ताकि ग्लेयर्स न पड़े। इसके साथ साथ माइक्रोस्कोप्स में भी पोलराइजर्स को यूज किया जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स में यूज किया जाता है। डिफरेंट जो अच्छी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें पोलराइजर्स का यूज होता है ताकि ग्लेयर्स को रिड्यूस किया जा सके। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ऑप्टिकल पोलराइजर्स को यूज किया जाता है। तो यहां पर इसी बात को लिखा है कि इमेजिंग में भी यूज होता है और माइक्रोस्कोपी में यूज होता है टू मिनिमाइज द ग्लेयर। ग्लेयर का क्या मतलब है? अनवांटेड लाइट दैट इंटरफेयर्स विद विजन। जैसे कि मैं एक बल्ब को इस बोर्ड के सामने लाकर रख दूं तो वहां पर ग्लेयर्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और उन ग्लेयर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट पोलराइजर्स को यूज करते हैं, और इन्हीं पोलराइजर्स के जरिए कंट्रास्ट को भी एनहांस किया जाता है। ये जो आप मोबाइल में सेट करते हैं ना, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, एक तो वो तरीका है कि सॉफ्टवेयर के जरिए हम इसको करते हैं, और एक जनरल तरीका भी है कंट्रास्ट को बेहतर बनाने के लिए हम पोलराइजर्स को भी यूज करते हैं, विच इज स्पेशली वैल्यूएबल इन माइक्रोस्कोपी एंड मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है और माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस, मेडिकल एप्लीकेशंस। Polarization is employed in cancer diagnosis, tissues imaging and laser surgery due to its ability in differentiating between tissues type। देखो डिफरेंट टिश्यूज को जब पोलराइजर से ऑब्जर्व किया जाता है तो वहां पर डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स मिलते हैं, तो उन पैटर्न से डिफरेंट जो डिजीजेज है उनको डायग्नोस किया जा सकता है, जैसे कि कैंसर है, और इसी तरीके से लेजर सर्जरी, ये भी बेसिकली पोलराइजर्स की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में पोलराइजर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि टेलीस्कोप्स हैं जिनके जरिए हम सन को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर जो डिस्टेंट लाइट सोर्सेज हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनमें बेसिकली पोलराइजर्स को यूज किया जाता है ताकि लाइट पोलराइज होकर आपकी आइज तक पहुंचे और आइज को डिस्टर्ब ना करे, या फिर ये देखने के लिए कि जो डिफरेंट डिस्टेंट स्टार से लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है या नहीं, उसके लिए भी हम पोलराइजर्स को यूज करते हैं एज ए एनालाइजर।
नेक्स्ट है मिसलेनियस फील्ड्स। मिसलेनियस फील्ड्स में फिर से यही आ जाता है, जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन सिस्टम। बायो में भी इसका यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफरेंट केमिकल्स को स्टडी करने के लिए भी पोलराइजर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आती हैं इसकी एप्लीकेशंस, और 2 मेन एप्लीकेशंस है। सबसे पहली और मेन एप्लीकेशन है स्काई फोटोग्राफी। देखो, अगर हम स्काई फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वहां पर पोलराइजर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पोलराइजर्स स्काई फोटोग्राफी कैमरा में यूज होते हैं। अगर आप जनरली सन का इमेज लेना चाहते हैं तो नॉर्मल अगर कोई मोबाइल है तो उसके जरिए आप नहीं ले सकते, लेकिन जिन अच्छे कैमराज में पोलराइजर्स यूज होते हैं उनके जरिए अच्छे से सन की इमेज ली जा सकती है, क्लाउड्स की इमेज ली जा सकती है, क्योंकि वो लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं और आपको एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो टेलीस्कोप्स हैं जिनके जरिए हम सन को ऑब्जर्व करते हैं, डिस्टेंट स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें भी यूज होता है। अ कैमरा यूज फॉर फोटोग्राफिंग क्लाउड्स, यहां पर वही बात कर दी है कि अगर क्लाउड्स का आपने फोटोग्राफ लेना है तो उस केस में क्या होगा कि उस कैमरा में पोलराइड फिल्टर होगा, जिसके जरिए इनकमिंग सनलाइट क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइजर्स रिड्यूस एटमॉस्फेरिक ग्लेयर्स एंड हेज काज्ड बाय द लाइट स्कैटरिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। देखो, एयर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जब सनलाइट आएगी तो उनसे स्कैटर भी होगी, उस स्कैटरिंग की वजह से सही तरीके से फोटो नहीं लिया जा सकता, तो वहां पर उस स्कैटरिंग, उन ग्लेयर्स, उस हेज से बचने के लिए क्या किया जाता है, पोलराइजर्स को यूज किया जाता है स्काई फोटोग्राफी वाले कैमरास में। दे इंप्रूव कंट्रास्ट बाय ब्लॉकिंग ओवरली इंटेंस व्हाइट लाइट, यानी कि जो बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट होती है उसको क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ लाइट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, वाइल ट्रांसमिटिंग अदर कलर्स, और बाकी कलर्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर आप धूप पर फोटो शूट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर अच्छे से फोटो नहीं शूट हो पाता। उसकी वजह यह है कि वहां पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर वहां पर पोलराइजर्स को यूज कर लिया जाए या फिर किसी अच्छे कैमरा को यूज किया जाए जिसमें पोलराइजर प्रेजेंट है, तो वो धूप से भी अच्छी खासी इमेज ले लेते हैं। उसकी वजह ये है कि उनमें पोलराइजर्स को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से व्हाइट कलर ब्लॉक हो जाते हैं और बाकी जो कलर्स है वो कैप्चर हो जाते हैं अच्छे तरीके से, रिजल्टिंग इन अ ब्राइटर मोर डिटेल्ड इमेज विद सुपीरियर ओवरऑल क्वालिटी। यानी कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलती है, ब्राइटर इमेज मिलती है, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाती हैं। स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इन मटेरियल साइंस पोलराइजर्स आर यूज्ड टू एनालाइज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन सब्सटेंसेस। मटेरियल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, मटेरियल साइंस में हम बेसिकली मटेरियल्स को स्टडी करते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लास, इन सब की प्रॉपर्टीज को हम कहां पर स्टडी करते हैं, मटेरियल साइंस में स्टडी करते हैं। अब किसी भी मटेरियल पर जब स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। देखो, जैसे मेरे हाथ में ये स्पून है, अगर मैं इस पर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा। और यही जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आता है ना, इसको हम विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, अगर मैं स्पून में से लाइट को पास करवाता हूं और फिर उसको एक पोलराइजर के जरिए ऑब्जर्व करता हूं तो वहां पर एक पैटर्न मिलता है जिसके जरिए हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं उस मटेरियल के बारे में। जैसे अभी आप इस स्पून को ऑब्जर्व करें, ये स्पून आपको एक नॉर्मल स्पून की तरह दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे एक पोलराइजर प्लेस करता हूं तो अभी आप इस स्पून को ऑब्जर्व करें, यहां पर आपको इस स्पून में कुछ कलरफुल दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे मैं पोलराइजर हटाऊंगा वो खत्म, जैसे मैं पोलराइजर लेकर आऊंगा तो अब स्पून में आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कुछ कलरफुल नजर आ रहा है। तो यही जो आपको पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, इनके जरिए हम इसके मटेरियल के बारे में क्वालिटेटिवली जान सकते हैं। तो इसी बात को यहां पर लिखा है, बाय ट्रांसमिटिंग पोलराइज्ड लाइट थ्रू ए ट्रांसपेरेंट सैंपल, यानी इस ट्रांसपेरेंट सैंपल में से पोलराइज्ड लाइट को पास करवा के हम क्या क्या जान सकते हैं, डिटरमिन द मटेरियल स्ट्रेस पैटर्न, यानी ये मटेरियल अंडर द स्ट्रेस किस तरीके से बिहेव करता है, या फिर इसकी पोटेंशियल वीकनेसेस और डिफेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर इस स्पून के आगे मैं पोलराइजर को प्लेस करता हूं तो यहां पर इस स्पून में आपको कुछ लाइंस नजर आ रही होगी। अगर मैं स्पून पर यहां पर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करता हूं, इसको दबाता हूं तो ये टूट जाएगी। 99% चांसेस होते हैं कि ये उसी पॉइंट से टूटेगी जहां पर वो लाइन आपको इस पोलराइजर में नजर आ रही थी। तो इसका मतलब है कि इस मेथड से हम वीकनेस और डिफेक्ट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। एनालाइज द मटेरियल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को भी जान सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में ये मटेरियल किस तरीके से बिहेव करेगा। अब ये जो सारा प्रोसेस है कि किसी भी मटेरियल में से लाइट को पास करवा के उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना, उसके स्ट्रेस पैटर्न को ऑब्जर्व करना, इट इज नोन एज फोटो इलास्टिसिटी। और ये कहां पर यूज होता है, इंजीनियरिंग में, मटेरियल साइंस में, यानी डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने मेलस लॉ के बारे में पढ़ा है।
उसको डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। और इसके साथ साथ हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन और एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन को देखा है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के तमाम कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।